जी। तो कहते हैं आप लोग एवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित थी। तो आइए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। आज की हम जो बात करेंगे करंट में, पहला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये देखते हैं आपका, मैंने कहा आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये भी अब हाल ही में आया है, 2024 में आया है। इंडेक्स 2024 आया 2024 में, लेकिन जानकारी देगा 2023 का। ठीक, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ये बताता हमको कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर यूनिकॉर्न कंपनियां सर्वाधिक हैं या जहां यूनिकॉर्न कंपनियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार 2023 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में भी है, यूएसए में। दूसरे नंबर पे आपका चाइना है और तीसरे नंबर पे आपका इंडिया है। यानी इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। पहले पे कौन है? यूएसए। दूसरे पे कौन है? चाइना। अगर हम चौथे की बात करें तो यूके भी है, पांचवें की बात करें तो यूएई है। ठीक, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो 2023 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में, दूसरे नंबर चाइना में, तीसरे नंबर इंडिया, चौथे नंबर पे यूके, पांचवें नंबर पे यूएई। आप कहेंगे सर आपने रैंक तो बता दी कि भारत की रैंक पहली है, भारत की रैंक तीसरी है, अमेरिका की रैंक पहली है, लेकिन सर हमको ये बताइए यूनिकॉर्न क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। यूनिकॉर्न, मान लीजिए भैया कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, ठीक, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया। जैसे मान लीजिए स्टार्टअप में जैसे स्विगी होता है, जोमेटो होता है, ड्रीम 11 होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं भैया? आपका स्टार्टअप। आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, अगर आपके स्टार्टअप की वैल्यू $1 अरब हो गई, $1 अरब मतलब 8200 करोड़ हो गई। अगर आपके स्टार्टअप की वैल्यू कितनी होगी भैया? 8200 करोड़ या $1 अरब हो गई, तो आपका स्टार्टअप क्या कहलाने लगेगा भैया? यूनिकॉर्न कहलाने लगेगा। ठीक, तो वही मैंने आपको बताया कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न कंपनियां यूएसए में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है भैया? इंडिया। यूएसए में भैया 703 यूनिकॉर्न है, चाइना में 340 है और इंडिया में 67 यूनिकॉर्न है, 2023 में बने थे। और ये जो 67 बने, इसमें एक रीजन ये भी ध्यान में रखिएगा कि 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न में गिरावट देखी गई। यूनिकॉर्न में गिरावट हुई, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें भैया 2022 की, तो 2022 में भारत में 68 यूनिकॉर्न बने थे और इस बार आप देख रहे हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न बने हैं? 67 यूनिकॉर्न बने। तो इसी वजह मैंने बताया कि 2017 के बाद हमारे यहाँ यूनिकॉर्न बढ़ता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूनिकॉर्न में क्या हो गई भैया? गिरावट हो गई। 2022 में 68 थी, इस बार कितनी है? 67, यानी एक कम हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को जो रैंक मिला वो तीसरा मिला है। कितने बने थे 2023 में? 67 यूनिकॉर्न बने थे। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जब कोई स्टार्टअप की वैल्यू $1 अरब यानी 8200 करोड़ के आसपास हो जाती है तो वो क्या बन जाती है भैया? यूनिकॉर्न बन जाती है। अब यहाँ पे स्टार्टअप लिखा था, मैं आपसे पूछ लूँ भैया कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब मनाते भैया? स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
2024 का पहला यूनिकॉर्न, तो 2024 का जो पहला यूनिकॉर्न है भैया उसका नाम है क्रूटिम। ये 2024 का पहला यूनिकॉर्न। अगर आप बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि डेकाकॉर्न बनने वाली भारत की पहला स्टार्टअप कौन सा या पहली कंपनी कौन सी है, ठीक, तो डेकाकॉर्न है। डेकाकॉर्न बनने वाला आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। डेकाकॉर्न कौन बन गया भैया, आईपीएल बन गया। और 2024 का पहला यूनिकॉर्न बन गया आपका क्रूटिम बन गया, ठीक। तो ये बातें हो गई आपका किससे, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत के स्थान तीसरा है भी आपका, पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं आपसे, तो कल आपने मुझे जवाब दिया था कमेंट में कि किसका कौन सा रैंक है। आज मैं आपको बता देता हूं किसका कौन सा रैंक है, और आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपने बताया था तो आज हम आपको बता देते हैं, तो इस बहाने दोनों लोगों का क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार में भैया, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में 93 रैंक है हमारा, ठीक। अगर हम बात करें भैया एचडीआई की, तो एचडीआई में 134 है। अगर बात करें जेआईआई की तो 108, शेयर मार्केट में 4 है। फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर, इसमें भी भैया 4 है। प्रेस में 161 है। खुशहाली और शांति में 126 है। जेंडर गैप में 127 है। भुखमरी में 111 है, ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं भैया बिजनेस एनवायरमेंट रैंक कितनी हमारी, तो बिजनेस एनवायरमेंट रैंक तो 51। और अगर आपसे पूछ ले कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस में कितना है, तो इसमें है भैया 7, ठीक। तो ये कुछ क्या हो गए आपके इंडेक्स हो गए जो मैंने आपके सामने लिख दिए। कल आपने दिया था, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया था, और आज मैंने आपके सामने फिर से लिख दिया, तो इसी बहाने आपको फिर से क्या हो गया भैया, रिवीजन हो गया। अब हम आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चल, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के सर्वाधिक मामले किस देश में आए हैं। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के सर्वाधिक मामले किस देश में आए। तो आइए देखते हैं आपका। आप जानते हैं हमारे यहाँ भैया विश्व में एक संस्था काम करती है WHO, जिसे आप बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यह हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी भैया, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक। और 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय भैया वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ इसका मुख्यालय भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। तो इसी WHO ने अभी हाल ही में वैश्विक हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन बुलाया। हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। और ये आयोजन कहाँ किया गया भैया, ये आयोजन किया गया पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। ये वही पुर्तगाल है जहाँ का एक व्यापारी यात्री सबसे पहले भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में।
तो पुर्तगाल की राजधानी भैया क्या, लिस्बन। और इसी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई, 2024 जारी की गई, और जिसमें बताया गया कि हेपेटाइटिस बी और सी के जो सर्वाधिक मामले देखे गए भैया, वो देखा गया चीन में, दूसरा देखा गया भारत में, और तीसरा देखा गया आपका इंडोनेशिया में। ठीक, ये देश ऐसे हैं जहां पर हेपेटाइटिस बी और सी के सर्वाधिक मामले आए। आप कहेंगे सर पहले आप मुझे बताइए हेपेटाइटिस क्या होता है, तो आइए देखते हैं भैया। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो ये एक बीमारी है भैया। आप कहें सर किससे संबंधित बीमारी है, तो लीवर से संबंधित एक बीमारी है ये। हेपेटाइटिस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, ए, बी, सी, डी और ई। जो भैया हेपेटाइटिस ए है और ई है, ये तो खाद्य जनित होता है, खाद्य जनित। और जो बी है, सी है और डी है, ये होता है आपका भैया रक्त जनित। ये क्या होता है भैया आपका, रक्त जनित होता है। ठीक, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। और ये जो इसमें से बी और सी है, ये बहुत खतरनाक होता है भैया, लीवर से संबंधित बीमारी है और ये बहुत खतरनाक होता है। मैं अगर आपको बताऊं 2022-23 में हेपेटाइटिस बी और सी से मरने वाले लोगों की जो संख्या भैया वो 1.3 मिलियन मृत्यु हुई है। किसके हुई भैया, हेपेटाइटिस बी और सी से हुई है। ठीक, और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि भैया जो WHO है, WHO ने हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और ये जो लक्ष्य रखा है इन्होंने, ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। 2030 तक WHO हेपेटाइटिस को क्या कर देगा भैया, समाप्त कर देगा। इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये सारी बातें मैंने किसके बारे में बता दी आपको, हेपेटाइटिस के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वैश्विक हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन कहते हैं। कहाँ बुलाया गया था, पुर्तगाल के लिस्बन में। वहीं रिपोर्ट जारी की गई, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, और जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी के सर्वाधिक मामले चीन, भारत और इंडोनेशिया में देखे गए। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि लीवर से संबंधित होती है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी, ई। ए और ई जो होता है वो खाद्य जनित होता है, बी, सी, डी रक्त जनित होता है, और बी, सी जो भैया सबसे खतरनाक होता है। 1.3 मिलियन मृत्यु सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी से हुई है 2022 में आपका। ठीक, और हेपेटाइटिस को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया। किसने रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी WHO ने रखा है। थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देता हूं, आई। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भैया लीवर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, ये भी किसको कहते हैं भैया, लीवर को कहते हैं। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पित्तरस, पित्तरस कहां बनता है भैया, लीवर में, लेकिन इकट्ठा कहां होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर।
पित्ताशय में क्या होता है भैया आपका, ये इकट्ठा होता है, ठीक, इस तरह से आपका बात समझ आ गया आपसे। और अगर आपसे पूछा जाए हेपेटाइटिस की पहली वैक्सीन कौन सी है, तो हेपेटाइटिस की पहली वैक्सीन है हैबश्योर। हेपेटाइटिस फर्स्ट वैक्सीन, हेपेटाइटिस फर्स्ट वैक्सीन है भैया आपका हैबश्योर, ये हैबश्योर, ठीक। ये हेपेटाइटिस की क्या फर्स्ट वैक्सीन हो गई। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई आपका, हेपेटाइटिस के बारे में, और साथ में हमने किसके बारे में जान लिया, लीवर के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका जवाब देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक तो आप मुझे पहले ये बताएंगे चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आप इसका कमेंट, आप मुझे इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक। पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन पूछता हूं। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक। तो देखिएगा भैया, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक। इसका नाम क्या भैया, TSAT-1A, ठीक। ये उपग्रह का नाम क्या भैया, TSAT-1A, ठीक। और हाल ही में इसको लॉन्च किया है टाटा ग्रुप ने, टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया भैया इसको, यूएसए से लॉन्च किया, अमेरिका से। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम आप जानते हैं स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की, एलन मस्क की। और एक रॉकेट है इसका जिसका नाम है भैया फॉल्कन 9। इस फॉल्कन 9 रॉकेट से हमने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम क्या भैया, TSAT-1A। इसको हमने इससे क्या कर दिया, आपका लॉन्च कर दिया। और अब मुझे आपको ये बताना है, मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं और आप मुझे इसका जवाब देंगे कि कौन सा उपग्रह किस किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जैसे एक तो चंद्रयान 3 के बारे में आप बताएंगे, दूसरा आदित्य L1 के बारे में बताएंगे, एक्सपोसैट के बारे में बताएंगे, पोएम के बारे में बताएंगे, GSAT-20 के बारे में बताएंगे, इनसाइट 3DS के बारे में बताएंगे, NVS-01 के बारे में बताएंगे, ठीक। तो ये कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनके बारे में आपको बताना है, ठीक। और आप क्या बताएंगे, जैसे आप बताएंगे DASR के बारे में, ओबजॉन 3 के बारे में बताएंगे, ठीक। तो ये कुछ मैंने आपके सामने ली थी सैटेलाइट, इनके बारे में आपको बताना है कि इनको किस किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जैसे चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया, आदित्य L1 को, एक्सपोसैट को, पोएम को, GSAT-20 को, इनसाइट 3DS को, NVS को, DASR को, ओबजॉन 3 को, इसे बताएंगे। और इसके अलावा आप बताएंगे कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर कौन सा है, ठीक। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर कौन सा, निजी लैंडर कौन सा है, इसके बारे में आप बताएंगे निजी लैंडर कौन सा है और किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A, इसको बनाया टाटा ग्रुप ने,
लेकिन इसको लॉन्च किया गया अमेरिका में, और अमेरिका की किस कंपनी ने? स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया, जो कि किसकी? एलन मस्क की। किस रॉकेट से लॉन्च किया? फाल्कन 9 से किया आपका। फिर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दिए कि चंद्रयान 3, आदित्य 11, एक्सोसैट, पोएम, जीसैट 20, इनसैट 3DS, NBS-01, DASR, ओब्जॉन 3 और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर कौन सा था? इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे और मैं आपका जवाब देखूंगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको शनिवार को क्लास मिलेगी, क्योंकि बृहस्पतिवार को हमारा क्या था? बंद था, कोचिंग संस्थान बंद थी, इस वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। तो मैंने कल कहा था आपको क्लास हम देंगे, तो आज आपको क्लास ही मिलेगी। इसका आप जवाब दीजिएगा, जैसे कल आपने जवाब दिया था कमेंट में, बहुत अच्छा था आपका रिस्पॉन्स। ऐसे ही आप अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज भी दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को बाकायदा पढ़ता हूँ, तो आप करिएगा तो मैं फिर आपके कमेंट को पढ़ूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।